नमस्कार, मैं हूँ शशि शंकर विक। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज़ बाय विक। स्टोरीज़ बाय विक में जैसे आपको पता है कि हम रियल स्टोरीज़ सुनाते हैं और रियलिस्टिक स्टोरीज़ है। जो आज मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ, वो जिला बरेली की। बरेली जो है यूपी में पड़ता है और यूपी की ये जो कहानी है, एक रियल है, गीता नाम की लड़की की। तो ये कहानी शुरू होती है बरेली में एक गाँव होता है, गाँव थोड़ा-सा दूर होता है। वहाँ पे रामानंद जो है अपने परिवार के साथ रहता है। उसमें इस परिवार में उसकी ये लड़की होती है गीता जो 16 और 17 साल की होती है। 16 और 17 साल की ये ले एज जो है ये लगभग एक तरह से चंचल एज होती है। इसमें किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता किस एज में ज़्यादातर लड़कियाँ फिसल जाती हैं और 16-17 साल में होने की वजह से उसको ये नहीं समझ में आता है कि किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना। गीता को उनके पिता रामानंद ने इतनी ज़्यादा फैसिलिटी दे रखी थी, जैसे गीता लड़कों की तरह ही रहती थी, यानी मोटरसाइकिल चलाना, ट्रैक्टर चलाना, लड़कों की तरह जीन्स पैंट पहनना, लड़कों से ही दोस्ती करनी और उसके मैक्सिमम जो दोस्त थे, वो लड़के ही थे। क्योंकि गीता को लड़कों से दोस्ती करना बहुत ही भाता था और लड़के बहुत ही सुंदर थे। सुंदर गीता होने की वजह से गीता इतनी खूबसूरत थी कि लड़के उसके ऊपर कायल हो जाते थे और लड़कों से उसकी दोस्ती हो जाती थी। दोस्ती वो केवल काम के लिए करती थी और दोस्ती जो थी किस तरह से एक हद तक चली जाती है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब 16 और 17 साल की जो बहकती एज होती है, उसमें गीता अपनी चाल-चलन की वजह से बहुत मशहूर हो चुकी थी। यानी कोई हर लड़के उससे दोस्ती करना चाहते थे गीता से। गीता एक तरह से किसी भी लड़के से दोस्ती करने के लिए एकदम तत्पर रहती थी और गीता किसी भी एज के लड़कों से दोस्ती कर लेती थी, यानी अपने हम उम्र वालों से भी करती थी और किसी और से। रामानंद को जब ये पता चला कि गीता लड़कों के साथ ज़्यादा रहने लगी है, तो ये एक तरह से गलत इंडिकेशन था रामानंद के लिए। तो रामानंद ने ये सोचा कि क्यों ना इस गीता की शादी कर दी जाए और शादी करने के बाद ये शायद गीता सुधर जाए। लेकिन गीता कहाँ सुधरने वाली थी? जितने ही इसके दोस्त थे, दोस्तों से इसके पहले तो दोस्ती होती है और फिर वो सारे संबंध होते हैं जो एक शादीशुदा के होने चाहिए। यानी गीता अभी तक कितने ही लड़कों के साथ वो संबंध बना चुकी थी, जिसके बारे में इनके माता-पिता तक को भी पता नहीं था। यानी कि गीता एकदम से बहक चुकी थी और घर वालों के हाथ से निकल चुकी थी। इसको रोज़ कोई ना कोई दोस्त यानी मित्र, फ्रेंड जो लड़का हो उसको अच्छा चाहिए, हट्टा-कट्टा चाहिए ताकि इसकी शरीर की जो सुख जो थी भोग वो मिटा सके। यानी शारीरिक सुख के लिए ये लड़कों को दोस्ती करती थी। दिन बीतते गए, रामानंद को जब ये पता चला कि इसकी शादी कर देनी चाहिए, तो रामानंद ने बरेली के पास ही एक गाँव पड़ता है खेड़ा। खेड़ा में इन्होंने एक परिवार के देखा, उस परिवार में इसको एक अच्छा परिवार मिल गया और रामानंद ने जब वहाँ देखा, तो उस वहाँ सर्वानंद जी थे। सर्वानंद जी का परिवार बहुत ही धन्य था, जिसमें 2 बेटियाँ और 2 बेटे थे। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी थी। 2 बेटों में सबसे बड़ा था मनोज और मनोज की शादी अब होनी थी। मनोज को गीता की फ़ोटो दिखाई गई, गीता के बारे में बताया गया। गीता इसको बहुत ही पसंद आ गई मनोज को और मनोज ने गीता के लिए हाँ भी कर दी। इस तरह से मनोज और गीता की काफ़ी रस्मों-रिवाज के साथ, जो रस्मों-रिवाज होते हैं, उस रस्मों-रिवाज से इसकी नाराज़ हो गई। अब गीता की जब शादी हो जाती है मनोज से, तो एक घर में आती है ये बहू के और 1 साल तक तो ये बहुत आराम से रहते हैं। ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, ये है बहुत ही समृद्ध कहानी जो कि 2020 की कहानी। अब 2020 की कहानी है। अब इस तरह से 1 साल में मनोज के एक लड़का होता है। अब लड़का जब होता है मनोज के, तो मनोज का परिवार भी बहुत खुश होता है कि चलो एक लड़का हुआ है, आगे धनवान चलेगा, घर चलेगा। अब धीरे-धीरे मनोज के जो पिता थे, उन्होंने बोला कि भाई अब आप
किसी भी तरह से काम करो, क्योंकि घर में काम की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, परिवार हमारा बढ़ रहा है, अब एक बेटा और आ गया है। मनोज को भी ये बात अच्छी लगी, मनोज ने सोचा कि चलो यहाँ तो कोई नौकरी मिल नहीं रही है, हम बाहर जाके नौकरी करते हैं। गीता यही चाहती थी कि जब तक तो वो मनोज के साथ रही, उसने ना लेफ्ट देखा ना राइट देखा, एक पति का सुख उसको मिलता रहता था और वो पति के सुख के साथ बहुत ही खुश थी क्योंकि उसको जो चीज़ चाहिए थी वो मिल रहा था अपने पति से, यानी शारीरिक सुख। धीरे-धीरे ये बात बढ़ती गई और जब 1 साल के बाद जब मनोज ने बोला कि मैं बाहर जा रहा हूँ काम करने, तो गीता ने भी मना नहीं किया। गीता ने कहा ठीक है जाए। गीता भी अपने घर में काम करने में मशहूर हो गई और वो चले गए काम। मनोज जी जाके बाहर कहीं फैक्ट्री वगैरह में काम करने लगे और वहाँ पे अपना देख-रेख करने लगे और घर पे वो कुछ पैसे भेज देते थे जिससे गीता का और बच्चे का अपना देख-रेख चलता। काफ़ी दिन हो गए, इधर जो मनोज के मतलब गीता के जो मनोज के जो पिता थे, यानी रामानंद जी। रामानंद जी को एक तरह से बहुत ही बुढ़ापे में गलत शौक लगे हुए थे। उसकी पत्नी उनको अपने पास शारीरिक सुख के लिए आने नहीं देती थी और उसको भगा देती थी। उस रामानंद एक तरह से लंगोट के बहुत ही कच्चे खिलाड़ी थे। अब इधर गीता भी मनोज जाने की वजह से काफ़ी परेशान रहने लगी, रातों की नींद इसकी उड़ने लगी क्योंकि रात को ही इसको जो थे दोस्तों के सुख की बहुत ज़रूरत पड़ती थी गीता को। गीता ने सोचा कि अब क्या करे, वो तड़पती रहती थी लेकिन इसको किसी भी तरह से इस तड़प को मिटाने के लिए कोई रास्ता नहीं नज़र आता। इधर रामानंद ने देखा कि गीता भी काफ़ी काम करती रहती है और थकावट भी उसको हो जाती है, तो इस तरह से रामानंद भी गीता के काफ़ी नज़दीक आने लगा। यानी एक ससुर जो बहू थी उसके पास काफ़ी नज़दीक जाने लगा और कभी उसके स्तनों को छूता, कभी उसके बॉडी को छूता, यानी छूने की कोशिश करता और इस तरह से गीता के काफ़ी नज़दीक आने की कोशिश करता था। गीता ये सारी चीज़ें भाँपते हुए इसको देर नहीं लगी क्योंकि गीता ऑलरेडी इसकी माहिर खिलाड़ी थी। गीता को ये समझते देर नहीं लगी कि रामानंद जी को क्या चाहिए। जो रामानंद जी को चाहिए था, वही गीता को भी चाहिए था। यानी दोनों की इच्छाएँ एक तरफ थी और एक ही टारगेट था। अब उस टारगेट को पूरा करने के लिए जो टाइम था, उनको टाइम नहीं मिल रहा था। टाइम इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि रामानंद की वाइफ वहीं रहती थी और वो घर में ही रहती थी, इसलिए उनको समय नहीं मिल रहा था। रामानंद की वाइफ कुछ दिनों के लिए अपने गाँव चली गई। अब रामानंद जी घर में रह गए, प्लस गीता रह गई, प्लस एक छोटा-सा उनका बेटा था, वो 6-8 महीने का था, वो रह गया। एक दिन की बात है, रामानंद जी बाहर से कुछ सब्जियाँ वगैरह लेके काम-वाम करके बाहर से आते हैं और आके गीता को बोलते हैं कि गीता भई बहुत थक गया हूँ मैं, मेरे लिए 1 कप चाय बना दो, ताकि मेरी थकावट दूर हो जाए। गीता फटाफट जाती है रसोई में, रामानंद जी के लिए चाय बना के लाती है और चाय उनको पिलाती है। चाय पीते-पीते ही रामानंद उनको गीता बोलती है कि अगर आपको कहीं शारीरिक में दर्द हो रहा हो, तो आप बता दीजिए, मैं आपकी तेल मालिश कर देती हूँ। रामानंद को क्या चाहिए था? सोने पे सुहागा। रामानंद फट तैयार हो गया, उन्होंने बोला ठीक है मैं चाय पी लेता हूँ, मेरी पीठ में दर्द हो रही है, मेरे यहाँ दर्द हो रही है। गीता ने सोचा अच्छा मौका है, उसको उसने एनकैश कराना था, यानी गीता ने उनको अच्छी तरह से मालिश करना चालू की। अब जब गीता ने उनकी मालिश करना चालू किया, तो इनको जहाँ-जहाँ हाथ लगता था, इनकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती थी। जैसे ही रामानंद जी को रहा नहीं गया, इन्होंने गीता को अपनी बाहों में भर लिया। गीता ने झटका दिया इनको और बोला, "ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे ससुर समान हैं और ससुर समान यानी आप मेरे पिता समान हैं। ये हरकत आपको अच्छी नहीं लगती है।" लेकिन फिर थोड़ी ही देर में वो ढीली हो गई गीता। कि गीता का भी वही टारगेट था जो रामानंद जी का टारगेट था। रामानंद जी को पता था कि गीता को क्या चाहिए और गीता को पता था रामानंद जी को क्या चाहिए। यानी दोनों एक-दूसरे के पूरक थे। अब जैसे ही ये
मौका मिला, इसको पूर्ति करनी थी, गीता ने भी ऑफर दे दिया और दोनों ने एक दूसरे की पूर्ति कर ली। जैसे ही एक दूसरे की पूर्ति कर ली, एक दूसरे से संबंध बना लिया। अब ये संबंध रोज रात को ही बनता था, दिन में भी बन जाता था, संबंध की कोई सीमा नहीं है, कभी भी ये लोग एक दूसरे से संबंध बना लेते थे, यानी गीता और रामानंद जी सच। धीरे धीरे ये बात आगे चलती गई। एक दिन की बात, दोपहर की, रामानंद जी और गीता जी अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। इतने देर में रामानंद की वाइफ, जो गांव गई हुई थी, बिना बताए ही आ जाती है। आते ही दरवाजा खटखटा के रामानंद जी को और गीता को इस हालत में देखती है, उसके होश हवास उड़ जाते हैं, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। रामानंद जी को अपने कमरे में बुला के उनको बोलती है, पूछती है, भाई ये क्या हो रहा था। रामानंद जी कुछ भी उसको जवाब देने के लिए नहीं थे, ना जवाब दे पा रहे थे। अब गीता, रामानंद जी की वाइफ ने बोला कि मैं, कमला था, कमला ने बोला कि मैं मनोज को ये सारी बातें बता देती हूँ ताकि मनोज आके गीता को संभाले और मैं आपको संभालती हूँ, क्योंकि आप हाथ से फिसल चुके हैं, लंगोट के आप बहुत ही कच्चे हैं और आपने वो काराना हरकत की है। आपकी बहू है वो, आपकी बिटिया है वो, आप उसके पिता समान है, इतनी गंदी हरकतें कर रहे हैं आप, आपको शर्म नहीं आती है। इतना कुछ कहने पे भी रामानंद पे कोई असर नहीं हुआ। उधर मनोज को ये सारी बातें उसने फोन पे बता दी। जैसे ही मनोज ने ये सारी बातें सुनी, मनोज की जमीन से खिसक गई और वो कानों पे भी विश्वास नहीं कर रहा था कि उसकी माँ क्या बोल रही है और उसने अपनी माँ को क्या जवाब दिया। मनोज ने सोचा कि मैं अपनी माँ को जवाब देने से बेहतर है कि मैं यहाँ से छुट्टी लेके कुछ दिन गाँव चल गया। मनोज ने वहां से अपनी फैक्ट्री से छुट्टी ली और गाँव आ गया। गाँव आने के बाद रामानंद जी को अपने यानी पिताजी से बात किया और पिताजी के पास बताया कि क्या हो गया, क्या किस तरह की हरकतें आप कर रहे हो। गीता भी इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं महसूस कर रही थी। गीता भी कह रही थी, भाई देखिए, आप यहाँ से गए थे, मुझे भी तो इच्छा की पूर्ति चाहिए थी। अब आप नहीं थे तो मुझे भी किसी से इच्छा तो पूर्ति करनी थी, क्योंकि मेरे पास, मैं शारीरिक सुख की बहुत ज्यादा दुखी हूँ। गीता का इतना बात सुनना था, मनोज के हाथों तले जमीन खिसक गई, जमीन तले, पैरों तले, और उसने ये सोचा कि क्यों ना हम गीता और बच्चे को लेके अपने उसी शहर में चले जाएं। गीता को लेके वो उसी शहर में चले गए जहाँ पे मनोज काम करते थे और मनोज ने जाके वहां पे एक अपना घर ले लिया। जिस घर में वो रहता था उस घर में उसको रख दिया। सुबह शाम वो फैक्ट्री, सुबह से शाम तक फैक्ट्री में रहता था, शाम को। लेकिन गीता को तो वो चीजें बर्दाश्त ही नहीं होती थी, जिसके अलावा वो रह नहीं सकती थी। उसको शारीरिक सुख तो चाहिए ही चाहिए। एक तो पति का शारीरिक सुख, दूसरा उसको गैर मर्दों का शारीरिक सुख भी चाहिए। इसलिए जो गैर मर्दों का शारीरिक सुख चाहिए था, उसको दूसरे दोस्तों से ही पूरा होता। यानी अब मनोज अपनी फैक्ट्री जाते, गीता अपने घर में ताला लगा के ग्राहकों की तलाश में निकल जाती। इधर जब ग्राहकों की तलाश में गीता निकल रही थी, तो गीता की एक दिन मुलाकात हो जाती है शेखर यादव से। शेखर यादव बहुत ही हट्टा-कट्टा पुरुष था। उस शेखर यादव से मुलाकात होने के बाद शेखर को ये अपने घर बुलाती हैं और शेखर से अपना शारीरिक संबंध बनाती हैं। शेखर यादव के एक दोस्त भी होता है जिसका नाम होता है शेराज। शेराज भी इसके साथ हमसफर बनता है और ये दोनों ही गीता को काफी अच्छी तरह लूटते हैं और अपना दिल लुटाते हैं। गीता को क्या चाहिए होता है? गीता को चाहिए होता है शारीरिक सुख प्लस पैसे। अब गीता को ये इतनी गंदी आदत लग चुकी थी, क्योंकि अपने पति से तो शारीरिक सुख होता था, पति से जो पैसे मिलते थे वो तो मिलते थे, लेकिन गैर मर्दों से भी शारीरिक सुख करके इसको पैसे लेने की आदत लग चुकी थी। अब इस तरह से इसकी जीवन चल रही थी, जीवन यात्रा चल रही थी। इसके गीता के जहाँ ये रहती थी उसके एक बगल में राम आचार्य नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो बरेली का था। वो ये हरकतें देख रहा था गीता के, और गीता की ये हरकतें देखने के बाद रामाचार्य जो थे, उन्होंने ये सोचा कि गीता ही उसका सुख अच्छी तरह से भोग सकती है, जिसके लिए मैं ललायित हूँ। और वो भी करीब 10 साल से अपने गांव से बाहर था, यानी अपनी पत्नी के पास नहीं जा सकता था, यानी वो फैक्ट्री में काम करता था।
रामाचार्य ने गीता को जब चले जाते थे मनोज जी, तो ये उनके कमरे में जाता, चाय पीता, हंस-हंस के बातें करता। अब गीता भी समझ चुकी थी कि रामाचार्य जी को क्या चाहिए था। हालाँकि रामाचार्य जी की जो एज थी, वो गीता के डबल थी। लेकिन गीता को इससे कोई मतलब नहीं था कि कौन इंसान किस एज का है। एज इज़ नो बार इन सेक्स एंड लव, इस तरह से उसके दिमाग में घुसा हुआ था। उसने रामाचार्य जी को शारीरिक सुख के लिए आमंत्रित किया, एक-दूसरे में हमसफ़र बने और इस तरह से हमसफ़र बनते गए। रामाचार्य जी उनको पैसे देते थे, वो उनको सुख देती थी, इस तरह से कार्यक्रम चलता रहा। एक दिन की बात है, दोपहर में रामाचार्य जी उनके घर में बैठे हुए थे गीता के, उधर से मनोज की फैक्ट्री में से आधे दिन की छुट्टी लेके वो आ गया, क्योंकि फैक्ट्री से जब घर आया, तो घर आकर उसने दरवाज़ा खटखटाया, गीता ने दरवाज़ा नहीं, लेकिन जब गीता ने दरवाज़ा खोला तो उसके गीता के कपड़े अस्त-व्यस्त, गीता के कपड़े अस्त-व्यस्त, चेहरा अस्त-व्यस्त, बाल अस्त-व्यस्त। मनोज को ये समझते देर नहीं लगी कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। लेकिन जब थोड़ा-सा इधर-उधर उसने नज़र दौड़ाई, तो एक तरफ देखा कि रामाचार्य जी कुर्सी पे बैठे हुए हैं और आराम से बैठे हुए हैं। तो मनोज को ये समझते देर नहीं लगी कि दाल में ही काला नहीं है, यहाँ पूरी दाल ही काली है। रामाचार्य जी से पूछने की वजह उसने गीता से पूछा कि भई ये कैसे आए? उन्होंने बोला ये पानी पीने के लिए आए थे और यहाँ बैठ गए थोड़ी-सी बातें करने। मनोज ने बोला ठीक है, अगर पानी पीने आए थे तो आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया था? कहता दरवाज़ा इसलिए बंद किया था ताकि यहाँ पे शांति रहे। मनोज भी सब समझता था, मनोज भी कोई वहाँ पे ऐतराज़ नहीं किया। उसने वहाँ पे उसको जाने दिया, रामाचार्य जी चले गए। रामाचार्य जी के जाने के बाद मनोज ने सोचा कि यहाँ पे भी हमारी दाल नहीं गल पाएगी, इसको लेके कहीं और चलते हैं। उसको लेके सीधा वो वापस गाँव आ गया। जैसे ही गीता को लेके गाँव आ गया मनोज, मनोज जब गाँव आता है, तो मनोज फिर से उसी घर में आता है, अपने घर में, जहाँ पे रामानंद जी ये कांड करते थे, यानी उनके ससुर जी। अब इनके ससुर जी की चाहत वापस बढ़ गई। मनोज थोड़ा-सा अपने काम की तलाश में जाते थे, तो इनकी चाहत बढ़ गई। गीता ने सोचा कि रामानंद जी को ठिकाने लगाना पड़ेगा, क्योंकि रामानंद जी वो राज जानते हैं, जिस राज के बारे में अगर इन्होंने मनोज को बता दिया तो मनोज मेरा पति होते हुए भी मुझे हो सकता है डाइवोर्स दे दे या मुझे छोड़ने की इच्छा करे। मनोज को ये छोड़ना नहीं चाहती थी गीता। गीता ने सोचा कि रामानंद जी को ही ठिकाने लगा दिया जाए। मनोज को इन द मीन टाइम दिल्ली में कोई जॉब मिल गई। मनोज को दिल्ली जाना पड़ा जॉब अटेंड करने के लिए, यानी जॉब को जॉइन करने के लिए। गीता ने कहा ठीक है आप जाइए, हम यहाँ संभाल लेंगे। अब रामानंद जी और गीता एक दिन, रामानंद जी गीता कहीं गए घूमने किसी दोस्त के घर, वहां बैठ के शराब की पार्टी हो रही थी। शराब की पार्टी में रामानंद जी के शराब के गिलास में गीता ने नींद की गोलियां मिला दी और उसके दोस्त, जिस दोस्त के घर में ये पार्टी हो रही थी, उसका नाम था रविकांत। रविकांत के घर में जो पार्टी हो रही थी, वो शराब की पार्टी हो रही थी। अब रविकांत ने और गीता ने मिलके ये प्लान बनाया था कि रमाकांत जी को यहाँ से रास्ते से साफ हटा दिया जाए, ताकि आगे की कोई हिडर्स ना रहे। तो रमाकांत जी जैसे ही वो शराब पीते हैं, पीछे की तरफ लुढ़क जाते हैं और लुढ़कते ही सो जाते हैं। सोने के बाद गीता ने अपना दुपट्टा उठा के और रमा, जो इनका दूसरा हस्बैंड है, इन्होंने दोनों ने मिलके इसको गले को घोंट के मार दिया। गीता ने उनको फटाफट एक बोरी में डाला, रमाकांत जी को और अपने फ्रेंड को बोला, स्कूटर स्टार्ट किया, मोटरसाइकिल स्टार्ट की, मोटरसाइकिल के बीच में उसको रखा और लेके चले गए किसी नहर के पास। बहुत सारी नहर के पास गए और वहां जाके नहर में कुछ पत्थर भी उसके अंदर डाल दिए और उस नहर में रमाकांत जी को फेंक दिया, ताकि रमाकांत जी वहीं पे सड़े और मरे। ये देखते हुए
वापस आ गई गीता कि चलो अब तो काम पूरा हो गया, अब अपन घर चलते हैं। वो अपने घर आ जाती है, अपने घर आके फिर उसी तरह जिंदगी बिताती है जैसे बिता रही थी। कुछ दिनों के बाद रमाकांत जी की वाइफ जो थी वो बोलती हैं कि भाई, कमला था उसका नाम, कि कमला बोलती कि भाई अभी तक तो आए नहीं रमाकांत जी, गए कहाँ थे? आपके साथ गए थे। तो गीता बोलती नहीं, मेरे साथ क्यों गए थे? किसी दोस्त दोस्त के गए होंगे, रिश्तेदारों के घर में गए होंगे, पता करो, मुझसे क्या पूछ रहे हो? उन्होंने सारे रिश्तेदारों को पता कर लिया, कहीं से भी नहीं। कमला को शक था कि किसी के साथ गए थे और इसने ही कोई कांड किया, इसलिए कमला ने जाके पुलिस थाना में रिपोर्ट करवा दी अपने पति के गुमशुदा। जैसे पति की गुमशुदा की रिपोर्ट करवाई, प्लस वहां जाके कमला ने ये भी लिखवाया है एफआईआर में कि मुझे 100% शक है रमाकांत को मारने में गीता का पूरा हाथ है, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक थे, एक दूसरे के साथ शारीरिक सुख बनाते थे, शारीरिक सुख संबंध बनाते थे। अब पुलिस वालों ने अपनी तहकीकात दूसरे एंगल से शुरू कर दी और गीता को लेकर रिमांड पे काफी कुछ पूछना चालू किया दिया। गीता जो थी ये रिमांड पे जाते ही टूट गई और इसने सारा सच कबूल लिया। सारा सच कबूलने के बाद उसको वो स्पॉट पे लेके गई पुलिस और वहां से लाश को बरामद किया गया। बरामद करने के बाद लाश पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम होने के बाद गीता को हिरासत में लिया गया। गीता को हिरासत में लेने के बाद गीता के ऊपर मुकदमा चला और गीता जो है आज जेल के सलाखों के पीछे है और इनका जो बेटा था वो करीब साल भर का नहीं, कम से कम 8-1 महीने का हो गया। अब ये देखते हुए देर नहीं लगी कि इस बेटे का क्या। कमला ने सोचा इस बेटे का क्या होगा। उधर मनोज को ये सब बातें पता चलती है। मनोज भी यहाँ आते हैं और मनोज भी कुछ नहीं करते हैं, बल्कि कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, जैसी करनी वैसा आपको सजा मिलेगी। यानी ये डायलॉग मार के मनोज जी वहां से अपना पलड़ा झाड़ देते हैं। यानी गीता को वापस जेल होती है और गीता आज भी जेल में सड़ रही है। प्लस ये कमला अपने बेटे के साथ रह रही है और इसका पोता भी है उसके साथ। अब देखिए ये कहानी किस तरह से ट्विस्ट लेती है। यानी गीता को अगर गैर मर्दों की आदत नहीं पड़ती, गैर मर्दों के सुख की आदत नहीं पड़ती, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन ये नौबत इसलिए आई है क्योंकि उसने, गीता ने क्राइम किया था, शारीरिक सुख के लिए उसने क्राइम किया था। और शारीरिक सुख जो ऐसा है कि जो क्राइम करने के बाद ये कुछ नहीं सोचता है कि हम क्या कर रहे हैं। यानी अपने हम उम्र के साथ भी वो सेक्स करती थी और अपने ऊपर वाले उम्र के साथ भी सेक्स करती थी। यानी एज इज नो बार्स, इसके दिमाग में ये था। और ये 20-22 साल की हो गई थी, इसलिए इसको इतना भी मतलब दिमाग में नहीं आया कि मेरे साथ ये भी हो सकता। तो मेरा इस कहानी को बताने का यही मकसद था कि आप देखें दुनिया में क्या हो रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सुशील की स्टोरीज को, सुशील विक की स्टोरीज को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे एपिसोड्स देखने ना भूलें, ताकि आपको टाइम टू टाइम हम एपिसोड्स बताते जाएंगे और आप देखते जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।